बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हमने डिस्कशन करनी है वर्क और एनर्जी पे। तो चलिए बात करते हैं इस पॉइंट पर कि वर्क डन कब होता है, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। अब इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन के अंदर मूव करे फिर भी वो वर्क कहलवाएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट एनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर मूव करे, इट मीन के बॉडी पर फोर्स ही एक्ट करे, या तो वो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर हो या फिर वो ऑब्जेक्ट एनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स जो अप्लाई हो रही है उस पर एक्ट करेगा, तो बॉडी बेसिकली क्या परफॉर्म करेगी? वर्क। तो हम डिस्कशन ये करते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं, प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन इट, कि बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर इसी पॉइंट को हम यूज ऑन करते हैं एनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। तो ये बेसिकली आपके पास एक वर्क कहलवाता है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास जो इस्तेमाल होता है, उस टर्म को हम नाम देते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब फोर्स बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक आपके पास वेरिएबल फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो, एक आपके पास कांस्टेंट फोर्स होती है जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। इट मीन कि अगर हम इस कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो इस कांस्टेंट फोर्स में दो पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, प्लस इसी टर्म के ऊपर एक टाइम के अंदर डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अब इसी पॉइंट को अगर हम यूज करें तो हमने सिंपल एक पॉइंट देखा, द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब देखें, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी इसी डायरेक्शन के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो वो बेसिकली वर्क कहलवाता है, और उस वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टर्म के ऊपर कि ये जो आपके पास वर्क बना है that becomes equal to F multiplied by D. It mean कि work is equal to F dot D। अगर हम इसी पॉइंट को फर्दर हम यूज करें कि ये आपके पास वही सेम ऑब्जेक्ट है जी, ये वही सेम ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर जी। अब ये आपके पास वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन पर कोई एक फोर्स लगा देते हैं, दैट बिकम्स एफ फोर्स। अब बॉडी अगर इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इसका ये कंपोनेंट दैट बिकम्स इक्वल टू एफ एक्स, और एक इसका ये कंपोनेंट दैट बिकम्स इक्वल टू एफ वाई। इट मीन कि ये अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ समथिंग एंगल डिस्कस हो रहा है। इट मीन कि अब अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क सिंपल आपके पास W, और इस टर्म को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है जनाब कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब इस टर्म को यूज करें कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction, component of force in the direction of displacement, component of force in the direction of displacement
मल्टीप्लाइड बाय यूज करें इस टर्म को तो पॉइंट्स आपके पास बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन कि हमने इस डेफिनेशन को यहाँ पर यूज किया तो टर्म आपके पास बनी, वर्क आपके पास वैसे। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स दो टाइप्स की है। नंबर वन एफ एक्स लिख देते हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन कि अगर हम इस टर्म को यूज ऑन कर लें तो ये सिंपल पॉइंट बनेगा एफ एक्स जो होता है वो बेसिकली एफ कॉज थीटा इनटू डी लिखेंगे तो आपके पास एक वर्क का रिलेशन बन जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। इट मीन के दो वर्क के हमारे पास रिलेशन बने, एक आपके पास सिंपल एफ डॉट डी के और दूसरा पॉइंट बना एफ डी कॉज ऑफ थीटा में। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अब देखें इस रिलेशन के अंदर जो वर्क होगा वो बेसिकली लीनियर फोर्स वर्क होगा। इट मीन के लीनियरली फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगी तो इस टर्म पर ये वर्क होगा एफ डॉट डी के। जब कोई वर्क एंगल डिपेंडेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई फोर्स समथिंग एंगल कवर करे तो फिर जो आपके पास वर्क होगा एफ डी काज ऑफ थीटा के। इट मीन कि जो एफ डी काज थीटा है ये एंगल डिपेंडेंट वर्क है और ये जो एफ डॉट डी है ये सिंपल लीनियर वर्क होता है जी। अब अगर हम बात करें इन पॉइंट्स पर कि ये जो आपके पास वर्क होता है, ये जो आपके पास वर्क है ये बेसिकली डिपेंड कितने फैक्टर्स पर कर रहा है। वर्क डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, हम बात करते हैं अप्लाइड फोर्स की कि ये जो आपके पास वर्क है डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पर। नंबर टू, यही वर्क डिपेंड करेगा किस टर्म के ऊपर? डिस्प्लेसमेंट पर। और नंबर थ्री, ये जो वर्क है डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। अब इन पॉइंट्स को अगर देखें तो ये जो आपके पास वर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। नंबर टू, यही वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। और नंबर थ्री, ये जो वर्क है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/cos ऑफ थीटा के। अब इसी टर्म को अगर हम यूज करें तो सिंपल टर्म आपके पास ये बनती है कि वर्क आपके पास वैसे, इट मीन कि वर्क जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। कब? जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो मेरे भाई? कांस्टेंट। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा फिर फोर्स और वर्क आपस में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा पॉइंट अगर हम दूसरा यूज करें कि फोर्स वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, फिर आपके पास ये जो फोर्स होगी वो आपके पास कौन सा फैक्टर है जी? कांस्टेंट। क्या मतलब? अब इन दो पॉइंट्स का समझते हैं। इट मीन देखें कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो फिर क्या मतलब कि जितना आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे बॉडी का वर्क भी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा जी। और इसी तरीके से जब आपके पास फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है फिर आप डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करेंगे तो वर्क की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। थर्ड फैक्टर पर बात करें कि ये वर्क वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/cos ऑफ थीटा के। अब इस cos थीटे का क्या मतलब? अब देखें अगर आप इस एंगल थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे तो बेसिकली वर्क की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। रीजन क्या बनती है? एक सिंपल सा पॉइंट देखें
तो ये आपके पास बनता है जी एक्स एक्सिस, ये टर्म आपके पास वाई एक्सिस, ये टर्म एक्स प्राइम और इस टर्म को हम नाम देते हैं वाई प्राइम का। अब ये आपके पास एंगल है जी यूं क्लॉकवाइज। अब देखो इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो आपके पास काज थीटा होता है ये बेसिकली मैक्सिमम होता है जी, और जब यही आपके पास काज थीटा वाई एक्सिस पे जाएगा तो बेसिकली इस वर्टिकल लाइन के ऊपर काज थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी जनाब, मिनिमम के। इट मीन कि जब आप एंगल को मूव ऑन करें 0 to 90 तो बेसिकली एंगल की वैल्यू इंक्रीज करती है और इसी के अक्रॉस वर्क की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इट मीन कि वर्क 3-4 पॉइंट्स पर डिपेंडेंट है। नंबर 1 अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, और नंबर जो 4 यूज होता है ये बेसिकली सरफेस पर डिपेंड करता है। कौन सी सरफेस, ऑन विच बॉडी मूव, वो सरफेस जिस सरफेस के ऊपर बॉडी ने मूव करना है। क्या मतलब इस पॉइंट का, क्योंकि सरफेस आपके पास दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 आपके पास रफ सरफेस है और नंबर 2 आपके पास स्मूथ सरफेस है। तो वर्क के लिए कभी भी हम स्मूथ सरफेस को सेलेक्ट नहीं करते, हमने कौन सी सरफेस को यूज करना है जी, रफ सरफेस को। रीजन क्या है कि जब हम स्मूथ सरफेस इस्तेमाल करेंगे बेसिकली स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन लेस होती है। अगर फ्रिक्शन लेस है तो बॉडी इस पर मूव नहीं कर सकेगी। अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फिर इस बॉडी का वर्क भी 0 होगा। हम वर्क 0 मैक्सिमम इस पे इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।